Namaskar. I hope you are doing well. Today our topic hemoglobin and iron metabolism. तो जो हीमोग्लोबिन है, देखो हमने इससे पहले वाले चैप्टर में किया था इरेथ्रोपोइसिस मीन्स आरबीसी सेल, इरेथ्रोसाइट्स सेल के बारे में हमने पढ़ा था। इरेथ्रोसाइट्स ये ब्लड के क्या हैं, ब्लड के कंटेंट हैं। एरिथ्रोसाइट्स, हीमोग्लोबिन HB हो गया एंड आयरन, ठीक है, ये तीन हो गए। अब हीमोग्लोबिन इज द आयरन कंटेनिंग कलरिंग मैटर ऑफ रेड ब्लड सेल, ठीक है। तो ये जो आयरन कंटेनिंग कलरिंग मैटर ऑफ रेड ब्लड सेल, आयरन भी हो जाएगा इसमें, प्लस इसका रेड कलर पिगमेंट भी होगा, रेड कलर पिगमेंट। ये तो सबको पता ही है कि पिगमेंट हमें कलर देते हैं। तो मोलिकुलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन, ये लैब वाले बच्चे इसको याद करेंगे कि जो हीमोग्लोबिन का मोलिकुलर वेट कितना है, वो है 68,000 मोलिकुलर वेट है। एवरेज हीमोग्लोबिन, एवरेज HB कंटेंट कितना होता है? एवरेज HB कंटेंट 4 to 6 ग्राम पर DL। देखो अब एज रिलेटेड देख लेते हैं कि एट बर्थ के टाइम पे जो HB होता है वो 25 ग्राम होता है। आफ्टर 3 मंथ के बाद बच्चे में 3 महीने के जैसे ही बच्चा पैदा होता है तब उसका 25 ग्राम होता है, फिर 3 महीने का होता है तब उसका 20 ग्राम होता है, और 1 साल में उस बच्चे का जो HB होता है वो 17 ग्राम होता है। और प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स एडल्ट उसमें होता है 14 to 16 ग्राम। अडल्ट मेल में 15 और एडल्ट फीमेल में 14.5। फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन तो आपको पता ही है कि जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड बफर एक्शन, ये हम पढ़ चुके हैं, इनको बार बार भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन कि हीमोग्लोबिन का देखो, सबसे पहले जो हीमोग्लोबिन है ये क्या है? हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, और कौन सा प्रोटीन है? कंजुगेटेड प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन। ये प्रोटीन कंबाइन विद आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, जो प्रोटीन है ये कंबाइन होता है किसके साथ? आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। द प्रोटीन पार्ट इज, जो प्रोटीन पार्ट है वो क्या है? वो है ग्लोबिन एंड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट इज हैम, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि जो हैम है वो क्या कंटेन करता है, कौन सा पिगमेंट करता है? वो आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, उसे हम बोलते हैं हैम। Heme also forms a part of structure of myoglobin, oxygen binding pigment in muscles, and neuroglobin, oxygen binding pigment in brain। मायोग्लोबिन मसल्स में और न्यूरोग्लोबिन ब्रेन में। अब करते हैं, देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है कि जो हमारे ब्लड के अंदर जो आयरन होता है उसका क्या फॉर्मूला है? तो ये प्रेजेंट होता है फेरस फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? फेरस फॉर्म में। और फेरस को हम कैसे लिखेंगे? Fe2+। इट इज़ अनस्टेबल और लूज फॉर्म इन सम अबनॉर्मल कंडीशन, आयरन इज कन्वर्टेड इनटू फेरिक स्टेट, ठीक है। जो फेरस होता है ये किस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है? ये फेरिक में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और कन्वर्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि ये अनस्टेबल होता है और इसकी जो फॉर्म होती है वो लूज फॉर्म होती है। तो फेरस Fe2+ और फेरिक Fe3+। यहाँ से ये एक सेकंड क्वेश्चन आपका बन सकता है। प्रोफायरिन,
porphyrin pigment part of hem is called, जो पिगमेंट पार्ट होता है हैम के अंदर वो होता है पोरफायरिन। इस जो पोरफायरिन होती है ये 4 पायरोल रिंग्स की बनी होती है, टेट्रा पायरोल कॉल्ड पायरोल रिंग्स। ये क्या कौन सा ब्रिज बनाते हैं? ये मीथेन ब्रिज बनाते हैं, CH4। कई बार है ना उसमें जीके में मीथेन का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, इसकी चेन करने की ज़रूरत है नहीं, इतना कोई इम्पोर्टेंट है नहीं है कि क्वेश्चन बनेंगे इसमें से। अब कर लेते हैं एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। ठीक है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन 2 कैटेगरीज में एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है। फर्स्ट है हीमोग्लोबिनोपैथीज और हीमोग्लोबिन इन थैलेसीमिया एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। हीमोग्लोबिनोपैथीज एबनॉर्मल पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, जो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है हीमोग्लोबिन के अंदर, वे क्या होती हैं? एबनॉर्मल हो जाती हैं। देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। हीमोग्लोबिन एस, हीमोग्लोबिन सी, हीमोग्लोबिन ई, हीमोग्लोबिन एम। तो ये बन गई हैं हमारी SCEM। ठीक है, तो इसको याद रखना आप किस तरीके से, स्कैम करके। वहाँ पर स्कैम में SCAM आता है, SCAM। आप बस E की जगह E याद रखना, स्कैम। हीमोग्लोबिनोपैथीज कौन कौन सी होती है? हीमोग्लोबिन S, हीमोग्लोबिन C, हीमोग्लोबिन E एंड M। तो इस S में क्या होगा? सिकल सेल अनीमिया हो जाएगा। सिकल सेल अनीमिया का मीन्स में क्या होता है? जो हमारी RBCs होती हैं, जो इस फॉर्म में होती है, वो इस तरीके की बन जाएंगी। ठीक है, इनका साइज और शेप क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, से तब होगा सिकल सेल अनीमिया। सी से माइल्ड हीमोलिटिक अनीमिया, हीमोलिटिक, लिटिक में लाइज होना, ठीक है, डिस्ट्रक्ट होना और टूट के निकल जाना। एंड स्प्लिनोमेगैली, स्प्लिनोमेगैली आप जानते हैं, स्प्लीन का इनलार्जमेंट होना, इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन। हीमोग्लोबिन ई से माइल्ड हीमोलिटिक एनीमिया एंड स्प्लिनोमेगैली। एम से मीथेमायोमोग्लोबिन। ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और कई बार RRB में और एम्स में, ESI के पेपर में ये आ चुका है। तो आप बिल्कुल इसको अच्छे से पढ़ना और अपने नोट्स भी बना लेना। नोट्स में ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है कि ब्लू मीन्स नीला पड़ जाना। देखो, आप वर्ड से जब कोई चीज़ समझोगे तो वो लंबे समय तक याद रहेगी। ब्लू मीन्स नीला, बेबी मीन्स बच्चा। जब कोई बच्चे का कुछ पार्ट नीला पड़ जाता है, ठीक है, तो उसको होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसको और दूसरा क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज, ये भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, इन्फेंट मीथेमोग्लोबिनीमिया, मीथेमोग्लोबिनीमिया। और बेबी स्किन टू टर्न ब्लू। ठीक है, तो जो बेबी की स्किन है वो टर्न हो जाएगी ब्लू। ड्यू टू लैक ऑफ, देखो नीला क्यों, बच्चा नीला कब पड़ेगा? जब उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। देखो, एक तो उसके नीले लिप्स हो जाएंगे, या तो आप लिप्स से देख सकते हैं, फिंगर से देख सकते हैं, नोज टिप से देख सकते हैं, ईयर टिप देख सकते हैं। ठीक है, जब अगर कुछ ज़्यादा ही हो जाए बच्चे को, तो फीट, जो हमारा फुट होता है, बच्चे का फुट होता है, उसके टोज फिंगर से आप देख सकते हैं, हैंड फिंगर से आप देख सकते हैं। तो ये आप याद रखना।
और ये किसके कारण हो जाता है? इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है एक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, या फिर नाइट्रेट हो किसमें, वाटर में, पीने वाले पानी में नाइट्रेट की अमाउंट जो हो वो ज़्यादा हो, या फिर लोअर एंजाइम एक्टिविटी इन इन्फेंट के अंदर जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसका जो उसकी बॉडी होती है वो वर्क करती है। अगर उसकी बॉडी स्लो वर्क करती है, कुछ और दिक्कतें आ जाती हैं, तो बच्चे में जो एंजाइम कैविटी होती है वो लो हो जाती है। लो होने के कारण जो उसकी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से ये सिंड्रोम्स बन जाते हैं। होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ कमेंट करके बता दो। वो कहते हैं थैलेसीमिया, हीमोग्लोबिन इन थैलेसीमिया रिलेटेड डिसऑर्डर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन आर प्रेजेंट। इसमें भी डिफरेंट टाइप्स के जो हीमोग्लोबिन है वो प्रेजेंट होंगे। थैलेसीमिया में क्या होता है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, एब्सेंट और एबनॉर्मल। अब एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव्स, इन पेशेंट्स में ना ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न बहुत ज़्यादा किया जाता है। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन जो डेरिवेटिव्स हैं वो हैं हमारे, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, और कुछ ड्रग्स हैं, नाइट्रेट्स होगी एंड सल्फा अमाइड्स होगी। यहाँ पे ये फार्मा वाले बच्चे नोट करें, फार्मा एंड मेडिसिन वाले बच्चे। देखो जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ये कहते हैं कलरलेस और ओडोरलेस गैस होती है। बस इसमें इतना ही आप इसको लर्न कर लो। और ये तो आप सबको ही पता है, पोल्यूशन में बताया जाता है जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, चारकोल बर्निंग, कोल माइन, डीप वेल, अंडरग्राउंड ड्रेनेज, गैसोलीन इंजन, गैसेस फ्रॉम guns and weapons, heating system with poor improper ventilation, smoke and tobacco smoking. Methemoglobin is also called fairy hemoglobin. Methemoglobin, क्वेश्चन नंबर 4 कि मीथेमोग्लोबिन को और क्या बोला जाता है? मीथेमोग्लोबिन को और बोला जाता है फैरी हीमोग्लोबिन। ये हेरिडिटी ट्रेड्स आपको बताए, पीछे मैंने ब्लू बेबी सिंड्रोम बताया है। पैथोलॉजिकल कंडीशन इन्फेंट करेक्टर ब्लूइश स्किन डिस्कलरेशन। साइनोसिस पे क्वेश्चन बार बार आता है, बार बार, साइनोसिस एंड क्लबिंग, ठीक है। तो साइनोसिस और क्लबिंग ये ना जो साइनोसिस वगैरह हैं ये वर्ड्स ऐसे हैं जो कि आपको कॉमन से हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएंगे मेडिकल के। तो साइनोसिस में तो क्या होता है कि स्किन का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, ब्लू कलर। और क्लबिंग में क्या होता है? क्लबिंग में जो हमारे फिंगर्स होती हैं, फिंगर के जो नेल बड हैं वो स्वेल हो जाते हैं। बस ये डिफरेंस आप इनको याद रखना। जो हैम पोर्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, देखो जो ये हैम पोर्शन है हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये कौन बनाता है? कौन सा ऑर्गेनेल? माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटीन पार्ट ग्लोबिन इज सिंथेसाइज इन राइबोसोम्स, ये आपको पता ही है कि प्रोटीन कौन बनाता है हमारे सेल्स में? राइबोसोम्स बनाते हैं। अब कहते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, पता ही है लाइफ स्पैन बार बार आता है 120 डेज। तो आप जल्दी से मुझे बताओ कि ल्यूकोसाइट्स का लाइफ स्पैन कितना है? कमेंट करके जल्दी बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कमेंट आ जाना चाहिए। ल्यूकोसाइट्स का जो लाइफ स्पैन है वो 1 to 10 डेज है हमारे यहाँ। आरबीसी इज डिस्ट्रॉयड इन द रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम
particularly in spleen. अब करते हैं कि जो प्रोफायरिन है हमारा, ये कन्वर्टेड होता है किसमें, ग्रीन पिगमेंट। जब ग्रीन पिगमेंट में प्रोफायरिन होता है तो उसको बोलेंगे बिलीवर्डिन, ग्रीन पिगमेंट, बिलीवर्डिन। और जब ह्यूमन बीइंग मोस्ट ऑफ द बिलीवर्डिन इज कन्वर्टेड इनटू ए येलो पिगमेंट, और यही पिगमेंट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, येलो में, तो इसको क्या बोलेंगे हम, बिलीरुबिन। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ये आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 6 है, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन आर टुगेदर कॉल्ड बाइल पिगमेंट। देखो दोनों क्या हैं, जो बाइल, सबसे पहले बाइल पिगमेंट बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन। बिलीवर्डिन ग्रीन पिगमेंट और बिलीरुबिन येलो पिगमेंट। और जब जॉन्डिस होता है बच्चे में, तब जो बिलीरुबिन की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तभी फिर जो बच्चा होता है या पेशेंट होता है, कोई भी होता है जिनको लीवर की दिक्कत होती है, वो पेशेंट को देखना आप कभी कि उनका शरीर पूरा ही येलो हो जाता है। अब करते हैं डाइटरी आयरन। Dietary iron is available in two form called hem and non-hem. Hem iron is present in, जो hem iron होता है ये प्रेजेंट किस में होता है, फिश में, मीट में एंड चिकन में। आयरन इन दीज सोर्सेज इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ hem iron is absorbed easily from intestine। कहाँ एब्जॉर्ब हो जाता है इजीली, हेम आयरन इंटेस्टाइन में। और नॉन हेम आयरन कौन से होते हैं, नॉन हेम इज अवेलेबल इन वेजिटेबल्स, ग्रेन्स एंड सीरियल्स। नॉन हेम आयरन इज नॉट एब्जॉर्ब इजीली इन हेम आयरन। जो नॉन हेम आयरन होता है वो इजीली एब्जॉर्ब नहीं होता हेम आयरन से, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा नॉन वेज यूज़ करते हैं, नॉन वेज ज़्यादा खाते हैं। सीरियल्स, फ्लोर एंड प्रोडक्ट्स ऑफ ग्रेन्स विच आर इनरिच और फोर्टिफाइड विद आयरन बिकम गुड डाइटरी सोर्स ऑफ नॉन हेम आयरन, पर्टिकुलरली फॉर चिल्ड्रन एंड वुमेन। ये कह रहा है कि जो हेम आयरन है और नॉन हेम आयरन है, ठीक है, आयरन भी अलग अलग तरीके से लेंगे। एक तो हेम आयरन वो जो कि डायरेक्ट हम लेते हैं, जैसे कि ये जो हमारे प्रवासी होते हैं, आदिवासी होते हैं, तो बोलते नहीं कई जगह कि वो डायरेक्ट मार के और उनका ईजिली खून पी जाते हैं। तो इसमें ये बोला गया है कि ये जो हम फिश, मीट, चिकन वगैरह ये खाते हैं, इनसे जो हम आयरन लेते हैं ये ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है इंटेस्टाइन में, ठीक है, इंटेस्टाइन को इतना वर्क भी नहीं करना पड़ता। पर नॉन जो हेम आयरन है, वेजिटेबल्स हो गए, ग्रेन्स हो गए, सीरियल्स हो गए, जो बचपन से माँ बाप हमें खिलाते आए हैं, ये सीरियल्स, फ्लोर, ग्रेन्स जो हैं, ये क्या है, ये स्ट्रेंथ की चीज़ें हैं। क्या हैं, स्ट्रेंथ को, हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ को बढ़ाती हैं, इसलिए ये गुड डाइटरी सोर्स ऑफ नॉन हेम आयरन, पर्टिकुलरली फॉर चिल्ड्रन एंड वुमेन, बच्चों के लिए और फीमेल्स के लिए सीरियल्स, फ्लोर ये एक गुड डाइट है किसके लिए, नॉन हेम आयरन के लिए, ठीक है। और देखो वैसे मैं तो खाती नहीं हूँ, मैं तो नॉन वेज यूज़ नहीं करती हूँ, पर सबकी अपनी अपनी फूड डाइटरी होती है और सबका खाना एक होता है, सबकी पसंद अलग अलग होती है, कोई खाना ख़राब नहीं होता है, वक्त पे जो मिल जाता है वही अच्छा होता है।
एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, आयरन इज एब्जॉर्ब मेनली फ्रॉम, यहाँ पे ये क्वेश्चन बन जाता है आपका 7। जो आयरन होता है ये नर्सिंग के एग्ज़ाम में देखने को मिला है, नर्सिंग 2019 वाले एग्ज़ाम में आया था कि आयरन इज अब्जॉर्ब मेनली फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टोरेज ऑफ आयरन, आयरन स्टोर इन लार्ज क्वांटिटी इन रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स एंड लिवर हिपैटोसाइट्स में। तो आयरन कहाँ स्टोर होता है? लार्ज क्वांटिटी में रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं हमारे, उनमें और लीवर में। डेली लॉस ऑफ आयरन, अब देखो रोज़ाना हम कितना लॉस करते हैं आयरन का। तो 1 ग्राम ऑफ आयरन एक्सक्रेटेड एवरी डे। मेल्स के अंदर जो 1 ग्राम आयरन है वो एक्सक्रेट कर देते हैं थ्रू किसके? फिकल मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 8 ये पूछ लिया जाता कि आयरन एक्सक्रेटेड एवरी डे विच थ्रो, तो वहाँ पे लिख दिया यूरिन, फिकल मटेरियल या फिर सलाइवा या स्वेटिंग। तो ये आपको याद रखना है, फिका मटेरियल। इन फीमेल द अमाउंट ऑफ आयरन लॉस इज़ वेरी मच हाई। जो फीमेल्स हैं उनके अंदर आयरन की जो लॉस है वो ज़्यादा होता है, वो उसका कारण होता है मेंस्ट्रुएशन। 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कंटेन करता है 3.34 mg ऑफ आयरन। तो 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन होता है वो 3.34 mg ऑफ आयरन। लैब वाले बच्चे, ब्लड बैंक वाले बच्चे, इनको बिल्कुल घोट के पी जाओ, क्योंकि ये कॉमन से कॉमन क्वेश्चंस हैं। और इसमें क्या होता है कि जैसे कि 100 ml ऑफ ब्लड है, ठीक है, 100 ml ब्लड लिया है, तो उसमें जो 50 mg ऑफ आयरन होता है वो लॉस हो जाता है। फीमेल्स के अंदर 50 ml ब्लड इज लॉस्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे। 50 ml ऑफ ब्लड लॉस्ट होता है, तो उस वहाँ पे 25 ग्राम आयरन लॉस्ट हो जाता है। आयरन इज लॉस्ट ड्यूरिंग हेमरेज। देखो आयरन, ये देखो हमारे पास जो फिजियोथेरेपी बच्चे हैं, हमारे पास हेमरेज के पेशेंट आते हैं, तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि आयरन इज लॉस्ट ड्यूरिंग हेमरेज एंड ब्लड डोनेशन। हेमरेज एंड ब्लड, जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तब भी जो आयरन होता है वो एकदम लॉस्ट हो जाता है। 450 ml ऑफ ब्लड इज डोनेटेड, अबाउट 225 mg ऑफ आयरन इज लॉस्ट। तो ये देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं ना, वो नए नए क्वेश्चन दिखाई देते हैं, तो वो यही होते हैं, कहीं और से नहीं आते। देखो बुक से आगे कुछ भी नहीं है। आप कभी ये सोचो कि आप इधर उधर अगल बगल की वीडियोस देखेंगे, 10 MCQ करेंगे, 50 MCQ करेंगे और आपका तुक्का लग जाएगा। अगर एग्ज़ाम में, क्योंकि आजकल के एग्ज़ाम जो हो रहे हैं वो हमेशा वो अपडेटेड एग्ज़ाम हो रहे हैं, इतने इजी भी एग्ज़ाम नहीं आ रहे। या तो बिल्कुल इजी एग्ज़ाम आता है और या फिर बिल्कुल, देखो इजी एग्ज़ाम आना मतलब कट ऑफ का बहुत ज़्यादा जाना, ठीक है, बल्कि इजी एग्ज़ाम में है ना जल्दी नंबर नहीं पड़ता है। आप जितना टफेस्ट एग्ज़ाम होता है ना, टफेस्ट में जो रैंक आती है उसमें होप हो जाते हैं कि हाँ हम सिलेक्ट हो सकते हैं, पर बिल्कुल इजी से इजी। पीछे वाले जो पिछले साल सफदरजंग का एग्ज़ाम हुआ था ना, इतना इजी पेपर आया था कि 100 में से बच्चों को पता है कितने नंबर आए हुए थे? 97, 96, 93, 92, 91, इस तरीके से मार्क्स आए हुए थे। जो कि मेरे चैनल पे 2-3 बच्चे थे, वो सिर्फ चूक गए, उनकी बस 2-2 रैंक से वो चूक गए नंबरों से। वो क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम इतना इजी था, और उस इजी के चक्कर में, क्योंकि सारे बच्चे इंटेलिजेंट तो हैं ही सारे बच्चे,
एग्ज़ाम तो सारे देते ही हैं क्योंकि पढ़ अच्छी तैयारी की हुई है बच्चों ने। तो कोशिश करो कि डीप से डीप और सिंपल से सिंपल आपको हर एक क्वेश्चन पता होना चाहिए कि ये क्लिनिकल भी यूज़ होते हैं। और चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट का बच्चा हो, बुक से आगे तो आप ये मान लो कि सबने जो भी एग्जामिनर होगा सबने बुक्स ही पढ़ी हैं, और बुक से आगे तो कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं। अब जैसे कि जीके के क्वेश्चन हैं, इतनी सारी वीडियोस आती हैं जीके रीजनिंग। देखो मैथ की तो मैथ आप कहीं से भी कर सकते हैं, जीके और रीजनिंग की जीके आप बुक्स पढ़ें, अपडेट रहें। बुक्स क्वेश्चन हमेशा बुक्स से बनते हैं। आप वीडियो से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपके पास उस टाइम पे बुक नहीं है तो चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं, साइंस के क्वेश्चन कर लिए या फिर फिज़िक्स के क्वेश्चन कर लिए। तो बुक्स इसलिए इम्पोर्टेंट है, और मैं आपको बुक से इसलिए ही करवा रही हूँ कि जो गलतियाँ मैंने की हैं ना अपने टाइम में, आप वो गलतियाँ ना करें और अपनी तैयारी को इतना कॉन्फिडेंटली करें कि आप क्वेश्चन करें और उसको अटेम्प्ट कर दें। और कहीं से भी एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया है उसको आप ईज़िली अटेम्प्ट करें, बिना दिमाग एग्ज़ाम में दिमाग लगाए बिना, कि जैसे क्वेश्चन आता है रीड करते हैं, समझ में आ जाता है, और बिना टाइम वेस्ट करें आप उस एग्ज़ाम के क्वेश्चन को क्लियर कर लें, अटेम्प्ट कर लें। ठीक है, बस यही मेरी मेहनत है कि आप नॉलेज गेन करें, एग्ज़ाम क्लियर अपने आप हो जाएंगे। सो आज का हमारा ये हीमोग्लोबिन का जो चैप्टर है, टॉपिक है, ये कंप्लीट हो गया है। सो जाते जाते वीडियो को भाई लाइक भी कर दो, लाइक तो कोई नहीं करता है, सब्सक्राइब कर दो जिसकी नहीं किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो। सो थैंक यू सो मच। और बीच में थोड़ा सा बच्चों की साउंड आती रहती है, उसको ना उस साउंड को थोड़ा सा ना अच्छे से फील करना, तो अच्छा लगेगा आपको भी। ये मत सुनते सुनते एकदम वीडियो सुनते हुए बच्चा आ रहा है और एक बार रो रहा है तो 1 मिनट के लिए यूँ सोचो कि भाई चलो मैम के बच्चे हैं, आ जाते हैं बीच में, कोई बात नहीं। और बच्चों की आवाज़ तो बहुत प्यारी होती है, तरसते हैं लोग बहुत तो बच्चों की आवाज़, बच्चों को खिलाने से। तो इनके लिए भाई, इनकी साइड से भाई माफ़ी, आपकी वीडियो में थोड़ी सी खलल भलल करते हैं ये। सो बाय।